हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी में आज हम कारक के विषय में पढ़ने वाले हैं एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कारक से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था तो आपने वाक्य के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपने वाक्य के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि वाक्य का निर्माण किन चीज़ों से होता है। तो वाक्य का निर्माण होता है कई सारे शब्दों से मिलकर, जिन्हें हम पद भी कहते हैं। वाक्य का निर्माण कई सारे शब्दों या पदों या टर्म्स से मिलकर के होता है। अब मेन प्रश्न ये है कि जिन शब्दों से, जिन पदों से, जिन टर्म्स से मिलकर के वाक्य बन रहा है, क्या अकेले शब्दों के द्वारा या अकेले उन टर्म्स के द्वारा वाक्य को सार्थक बनाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ वर्ड्स निकाल देता हूं। जैसे मैंने ने को यहां से हटा दिया और मैंने यहां से को हटा दिया। तो अब इस वाक्य को आप देखिए और इसे पढ़िए, फिर ये अनुमान लगाइए कि क्या ये वाक्य सार्थक है। अब इस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। वाक्य लिख रहा है अध्यापक बच्चों पढ़ाया। क्या आपने इस तरीके से कोई वाक्य लिखा देखा है? अध्यापक बच्चों पढ़ाया। क्या ये अपने आप में एक सार्थक वाक्य है? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये वाक्य अर्थहीन है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। और इसका अर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें से हमने किसको हटा दिया? कारक चिन्हों को हटा दिया। से, ने, को के द्वारा ये सभी कारक चिन्ह होते हैं। इनको हटाने पर वाक्य अर्थहीन हो जाता है, वाक्य का कोई सार्थक मतलब नहीं रहता। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कारक वे तत्व होते हैं जो वाक्य के सभी पदों, सभी टर्म्स या सभी शब्दों के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। ठीक है, कारक की परिभाषा क्या हो गई? कारक क्या है? कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा वाक्य का निर्माण हो रहा है, उनके बीच में रिलेशन बनाने का काम करते हैं, संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। ठीक है, कारक की परिभाषा आपको समझ में आई? कारक क्या है? कारक वाक्य में दिए गए शब्दों, पदों या टर्म्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम करते हैं, संबंध पैदा करने का काम करते हैं और वाक्य को एक सार्थक अर्थ देते हैं या वाक्य को सार्थक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कारक की परिभाषा। ठीक है, कारक की परिभाषा मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज ये आती है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये जानना है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये जो टेबल आपको नजर आ रही है बोर्ड पर, ये टेबल जो पहली टेबल है इसमें कारकों के नाम है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी कारकों के नाम है। दूसरे वाले टेबल में या दूसरे वाले कॉलम में आपको नजर आ रहे होंगे कुछ चिन्ह। ठीक है, ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होना, का, की, के, रा, री, रे, मैं, पे, पर, हे, ओ, अरे, ये सभी क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। हर कारक का एक कारक चिन्ह होता है। इनके बारे में आगे जानने से पहले हमको इन सभी कारकों के नाम, इनसे संबंधित कारक चिन्ह ही हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, क्योंकि कारक पहचानने वाले प्रश्नों की बात बाद में करेंगे। कभी कभी परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि जो कारक हैं इनसे संबंधित चिन्ह कौन सा है। मान लो आपको कोई भी कारक दे दिया, संप्रदान कारक दे दिया, प्रश्न पूछ लेगा आपसे संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो बता देंगे, आपको याद होगा तो आप बता सकेंगे। 1-2 बार आपको ये इन चीज़ों के नाम लेने, 1-2 बार आपको रिवाइज करना, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में, पे, पर, संबंध का, की, के, रा, री, रे, संबोधन, हे, ओ, अरे। इस तरीके से आप इसको 2-3 बार रिवाइज करें, और 2-3 बार जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब जितने भी कारक हैं, 8 कारक हैं हमारे, उन 8 कारकों से संबंधित एग्जाम्पल समझते हुए किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तीसरे वाले कॉलम में जो आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टीकरण। ये स्पष्टीकरण इसलिए लिखा गया है कि इसके द्वारा आप कारक पहचानने में जो गलती कर सकते हैं, संभावना है आपकी कि आप गलती कर सकते हैं, उस गलती को आप नहीं करेंगे अगर आपको प्रत्येक कारक से संबंधित स्पष्टीकरण के बारे में
कंप्लीट पता होगा। एक चीज और, जैसे आपको ये दोनों जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि करण कारक जो है, देखो करण कारक है, करण कारक का कारक चिन्ह क्या है, से। इसी तरीके से अपादान कारक जो है, इसका कारक चिन्ह भी क्या है, से। ठीक है, यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन अपादान कारक में और करण कारक में थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है, थोड़ा सा इनमें अंतर होता है, उन्हें हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबसे पहले कर्ता से स्टार्ट करते हैं, और ये जो करण और अपादान वाला मैटर है, ये बीच में ही आपका अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देखते चलें एग्जाम्पल्स को आप। तो पहले लेते हैं सबसे पहले कर्ता कारक को। ठीक है, कर्ता कारक के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। आपको वाक्य सामने लिखा दिख रहा है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। कर्ता कारक के सामने आप जाइए स्पष्टीकरण वाले कॉलम में, तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है काम करने वाला। कर्ता कैसे कहते हैं, कर्ता वो होता है जो काम करता है, जो क्रिया को संपन्न करता है। क्रिया को संपन्न करने का काम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, कर्ता क्या करता है, क्रिया को पूर्ण करने का काम करता है। अब ये सेंटेंस जो आपके सामने लिख रहा है, वाक्य आपके सामने लिख रहा है, इसको पढ़िए और ये अनुमान लगाइए इसमें काम कौन सा हो रहा है, कौन सी क्रिया इसमें संपन्न की जा रही है। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, कौन सी क्रिया संपन्न हुई, पढ़ाना। ठीक है, कौन सा काम हो रहा है इसमें, पढ़ाना। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाली क्रिया जो है वो की जा रही है। काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने वाला काम हो रहा है। अब आपको इसी वाक्य से, इसी से पूछिए, यही आपको सब कुछ बताएगा। इसी से पूछिए कि पढ़ा कौन रहा है। अगर आपने वाक्य पढ़ा है, आप इसी से क्वेश्चन करेंगे कि पढ़ा कौन रहा है, कौन पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। ठीक है, क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है, क्रिया को पूर्ण कौन कर रहा है, क्रिया को पूर्ण कौन कर रहा है, क्रिया को पूर्ण करने वाला है अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक क्या हो गया आपका, अध्यापक कर्ता हो गया। ठीक है, कर्ता कारक हो गया इसमें। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, अध्यापक के पीछे देखिए कारक चिन्ह भी लगा हुआ है, ने। आप यहां से देखेंगे कारक वाले कॉलम में, कारक वाले कॉलम में कर्ता लिखा हुआ है और चिन्ह वाले कॉलम में ने लिखा हुआ है। ठीक है, कर्ता पहचानना आपको आ गया। कर्ता वो होता है जो किसी भी एक्ट को करता है, जो किसी भी काम को करता है, क्रिया को संपन्न करता है, क्रिया को पूर्ण करता है। वाक्य में क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ाने की क्रिया हो रही है। पढ़ा कौन रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक कर्ता हो गया। कर्ता के बगल में कारक चिन्ह भी लगा हुआ है, ने। तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं। तो इस वाक्य को देखने पर हमें पता चल गया कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। दूसरे वाले वाक्य की तरफ चलते हैं, दूसरे वाले कारक की तरफ चलते हैं। दूसरा कारक है आपका कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक, और कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। ठीक है, इसी वाक्य से समझते हैं। इसमें कर्ता कारक तो क्लियर हो गया आपको, कर्ता कारक है। अब जब कर्म कारक के बारे में बात करते हैं, कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है। इसके स्पष्टीकरण से यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है काम से प्रभावित। तो कर्म कौन होता है, कर्म कौन होता है किसी वाक्य में, जो काम से प्रभावित होता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अध्यापक तो कर्ता हो गया, काम करने वाला हो गया, क्रिया को पूर्ण करने वाला हो गया। अध्यापक जो काम कर रहा है यानी जो पढ़ा रहा है, उस पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, बच्चों पे पड़ेगा। क्योंकि पढ़ कौन रहा है, बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या हो गए, कर्म हो गए। ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही कर्म है। जिस पर क्रिया का क्या पड़ जाए, प्रभाव पड़ जाए, क्रिया से जो प्रभावित हो जाए, काम से जो प्रभावित हो जाए, वही क्या है, कर्म है। ठीक है, तो इस वाक्य में अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, इस वाक्य में क्रिया जो हो रही है वो हो रही है पढ़ाना, ये क्रिया है आपकी, और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। ठीक है, बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। और बच्चों की बगल में आप देखिए यहाँ से कारक क्या है, कर्म कारक हम पढ़ रहे हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। आपको यहाँ इस वाक्य में पता चला बच्चों, बच्चे क्या हैं, बच्चे कर्म हैं, और बच्चों के पीछे क्या लगा हुआ है,
को लगा हुआ है और को है कर्म कारक का कारक चिन्ह। कर्म का कारक चिन्ह है को, तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं कि इसमें कर्म कारक भी है। ठीक है, कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है। कर्ता और कर्म कारक दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे, दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सॉरी। अब तीसरा वाला आता है आपका करण कारक, और करण कारक समझने से पहले इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। करण कारक हम पढ़ेंगे, करण कारक। ठीक है, करण कारक का कारक चिन्ह होता है करण से। ठीक है, करण कारक का कारक चिन्ह होता है से और के द्वारा। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, बच्चा पेन से लिखता है, बच्चा पेन से या कलम से लिखता है। और एक सेंटेंस और लिख देते हैं, लकड़हारा, लकड़हारा कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। ठीक है, ये दो वाक्य आपके सामने लिख रहे हैं, इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। बच्चा पेन से लिखता है। ठीक है, पेन से लिखता है। अब वैसे तो और भी कारक होते हैं, आज जैसे हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ा, कर्म कारक के बारे में पढ़ा, और एक वाक्य में कई कारक हो सकते हैं। ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ठीक है हम जो पढ़ रहे हैं वही कारक होगा, एक वाक्य में कई कारक भी हो सकते हैं। लेकिन हम पार्टिकुलर उस कारक की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। हमारा जो पॉइंट है वो करण कारक है, करण कारक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वाक्य को हम करण कारक के संदर्भ से ही देखेंगे। ठीक है, बाकी परीक्षा में एक से अधिक कारक भी पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है इस वाक्य में कौन कौन से कारक हैं, 2-3 कारकों का ग्रुप बना के आपको दे दिया, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से कारक हैं। पता होगा तो आपने सीखा होगा तो आप आसानी से उसमें से पता लगा सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, बच्चा पेन से लिखता है। ठीक है, बच्चा पेन से लिखता है। अब देखिए इसके स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। करण, करण का कारक चिन्ह से और के द्वारा होता है। स्पष्टीकरण इसका क्या कहता है? करण का अर्थ है क्रिया का साधन। करण का अर्थ क्या है? क्रिया का साधन। और क्रिया का साधन क्या होगा? जिस साधन की वजह से, जिस साधन के द्वारा कोई भी काम पूरा किया जा रहा है, जिस टूल के द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है, वो है क्या? क्रिया का साधन। क्रिया आपकी समझ में आई, कर्ता आपकी समझ में आया, कर्म आपकी समझ में आया। करण के बारे में हम बात कर रहे हैं। करण क्या है? करण है क्रिया का साधन। जिस साधन के द्वारा कोई काम कंप्लीट किया जा रहा है, किसी काम को किया जा रहा है, वही क्या है? करण है। ठीक है, टूल कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं। कोई भी वाक्य आप देख रहे हैं, उस वाक्य में आपको पता चल रहा है काम कौन सा हो रहा है, और फिर आपको ये पता लगाना है वो काम जो किया जा रहा है वो किस चीज से काम किया जा रहा है, किस उपकरण के द्वारा वो काम किया जा रहा है, किस साधन के द्वारा वो काम किया जा रहा है। और जब इस चीज को आप पहचान लेंगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें करण कारक है। ठीक है, बच्चा पेन से लिखता है। क्रिया क्या हो रही है भैया? क्रिया हो रही है लिखना, लिखाई चल रही है। ठीक है, लिखने का काम हो रहा है। अब लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है? लिखने का काम पेन के द्वारा हो रहा है। पेन क्या हो गया? साधन हो गया। पेन साधन हो गया। किसका साधन हो गया? पेन क्रिया का साधन हो गया, काम करने का साधन हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने कारक चिन्ह देखे, करण हम पढ़ रहे हैं, करण में कारक चिन्ह होते हैं से और के द्वारा। ठीक है, से और के द्वारा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको के द्वारा लिखा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी वाक्य दे रखा होगा, उसमें जरूरी नहीं है कि के द्वारा जो वाला जो कारक चिन्ह है ये उसमें लिख रहा हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि के द्वारा उसमें लिखा दिया हो। ठीक है, के द्वारा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको लिखा दिखाई दे सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर लिख रहा होगा तो दे जाएगा दिखाई, अगर नहीं दे रहा है तब भी आपको ये समझना है, भाव समझना है, सेंटेंस का, वाक्य का भाव समझना है कि कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, किस टूल के द्वारा हो रही है, किस उपकरण के द्वारा हो रही है, किस साधन के द्वारा हो रही है। और जब आप ये पहचान लेंगे कि कोई काम किस साधन के द्वारा हो रहा है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा किस वाक्य में करण कारक है। ठीक है, तो क्रिया जो लिखने की हो रही है, लिखने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? पेन के द्वारा किया जा रही है। पेन क्या हो गया? इसका साधन हो गया,
टूल कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से लिखने का काम किया जा रहा है, तो ये क्या है, करण कारक है। इसमें कौन सा कारक है, करण कारक। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। ऐसे ही दूसरा वाक्य, लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। काम देखिए क्या हो रहा है भैया, काम क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है काटने का, और काटा किसके द्वारा जा रहा है, साधन देखिए, साधन है इसका कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी टूल है इसमें, इस कुल्हाड़ी की सहायता से ही लकड़ी काटी जा रही है। मतलब क्रिया का साधन क्या है, काम करने का साधन क्या है, कुल्हाड़ी। ठीक है, अब हमें साधन के बारे में पता चल गया। साधन के बगल में देख लीजिए कारक चिन्ह भी लिखा हुआ है इससे, तो इस वाक्य में करण कारक जो है मौजूद है। ठीक है, करण कारक इसमें मौजूद है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा करण कारक। अब करण कारक के बाद में चलते हैं संप्रदान कारक के बारे में। ठीक है, संप्रदान कारक, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, और कभी कभी को भी आ जाता है इसमें। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इजीली बता रहा हूं। जैसे कर्म आया था तो कर्म का कारक चिन्ह क्या था, को, लेकिन दोनों के स्पष्टीकरण में भिन्नता है। दोनों का जब हम स्पष्टीकरण देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमको भिन्नता नजर आएगी। कर्म में भी को आया था, और अब हम पढ़ रहे हैं संप्रदान। ठीक है, संप्रदान में भी को आ जाता है। वैसे संप्रदान का मोस्टली यूज होने वाला कारक चिन्ह है के लिए, लेकिन कभी कभी के लिए न देकर आपको सिर्फ को दे देगा, तो आपको भावार्थ के आधार पर यह पहचानना है कि इसमें संप्रदान कारक है या कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक में भी को कारक चिन्ह होता है। ठीक है, दोनों में को होता है। लेकिन इसकी स्पष्टीकरण देखेंगे, कर्म की स्पष्टीकरण, तो इसमें है ये काम से प्रभावित रहता है, ये काम को प्रभावित करता है। अब संप्रदान के लिए, संप्रदान शब्द का अर्थ ही क्या है, किसी को प्रदान करना, कोई भी चीज प्रदान करना। संप्रदान, प्रदान करना, देना, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज देना। ठीक है, और स्पष्टीकरण भी इसका क्या कहता है कि जिसके लिए काम किया जाए। संप्रदान कारक क्या है, जिसके लिए काम किया जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन भिखारी को कपड़े देता है। ठीक है, मोहन भिखारी को क्या देता है, कपड़े देता है। अब स्पष्टीकरण देखिए, जिसके लिए काम किया जाए, काम किया जा रहा है भैया इसमें देना। ठीक है, देना क्रिया हो गई, काम क्या किया जा रहा है, इसमें दिया जा रहा है कुछ, यानी काम देने का काम किया जा रहा है। अब देने का काम किया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, भिखारी को दिया जा रहा है। ठीक है, भिखारी को कुछ दिया जा रहा है, भिखारी को कुछ प्रदान किया जा रहा है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन भिखारी के लिए कपड़े देता है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, मोहन भिखारी को कपड़े देता है, मोहन भिखारी के लिए कपड़े देता है। तो अगर आपको यहां पर क्या दिखाई देता है, को दिखाई देता है, तो आप जो वाक्य दे रखा होगा आपको उसकी भावार्थ को समझते हुए उस स्थान पर आप के लिए का प्रयोग करके देखिए। ठीक है, के लिए का प्रयोग करके देखिए, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे इस सेंटेंस में क्या है, संप्रदान कारक दे रखा है। ठीक है, तो संप्रदान का अर्थ है प्रदान करना, देना, किसी को कोई चीज देना। अब जब देने का भाव आ रहा है तो वहां पे कर्म कारक नहीं होगा। ठीक है, देने का भाव आ रहा है तो कर्म कारक नहीं होगा, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे मोहन बच्चों को पढ़ाता है, मोहन बच्चों को पढ़ाता है, मोहन बच्चों को पढ़ाता है, तो यहां पे भी देखो कारक चिन्ह को आया और यहाँ पे भी कारक चिन्ह को आया। लेकिन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे मोहन भिखारी को कपड़े देता है, मतलब यहाँ पर जो है कुछ जो काम किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, भिखारी के लिए किया जा रहा है, भिखारी को कुछ दिया जा रहा है। को कारक चिन्ह है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिए मोहन बच्चों को पढ़ाता है, तो यहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा ना, देने का भाव या प्रदान करने का भाव नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें कर्म कारक होगा, इसमें क्या होगा, कर्म कारक होगा, और इसमें संप्रदान कारक। आप संप्रदान के बारे में पढ़ ही रहे हैं। संप्रदान का अर्थ ही है किसी को कुछ प्रदान करना या किसी को कुछ देना।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। अब हो गया आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के बाद में अब बात करते हैं संबंध कारक। बड़ा सिंपल सा है संबंध कारक, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है संबंध क्रिएट होगा, रिलेशन बनेगा। का, की, के, ठीक है, रा, री, रे, ये कारक चिन्ह आएंगे इसमें। राम का कुत्ता चालाक है, राम का कुत्ता चालाक है, ठीक है। राम है इसमें, राम, कुत्ता है। राम और कुत्ते के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? का, ठीक है। राम और कुत्ते के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है? का कर रहा है। का इसमें कारक चिन्ह है, और जिस वाक्य में कारक चिन्ह का आता है उसका संबंध है संबंध कारक है, ठीक है। का, की, के, ठीक है। उसकी बहन, तो उसकी बहन, उसके बीच में और बहन के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। रारी रे से समझते हैं। मेरा घर स्कूल के निकट है, तो मेरे और घर के बीच में मैं और घर दो चीज़ें हैं। यहाँ है मैं और यहाँ है घर। मेरे और घर के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम कर रहा है रा, ठीक है। मैं के पीछे मैंने रा जोड़ दिया तो वो मेरा हो गया। मैं के पीछे मैंने रा जोड़ दिया तो वो हो गया मेरा, और मेरा क्या है? घर। घर और मैं के बीच में रिलेशन क्रिएट करने वाला कारक चिन्ह है रा। तो का, की, के, रा, री, रे जिन वाक्यों में आते हैं, जिन दो शब्दों के बीच में दे रखे होते हैं, वहाँ संबंध कारक होता है। और संबंध कारक के नाम से ही आप इजीली समझ सकते हैं कि ऐसे कारक चिन्ह जो किन्हीं दो शब्दों के बीच में, दो पदों के बीच में संबंध क्रिएट करने का काम करते हैं, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? संबंध कारक होते हैं, ठीक है। तो ये संबंध कारक हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा, सॉरी एक रह गया इसमें से पीछे, हम संबंध कारक पर पहुंच गए। करण के बाद में हमको संप्रदान पढ़ना था, ठीक है। संप्रदान पढ़ लिया, अपादान, सॉरी अपादान, अपादान रह गया। अपादान को समझ लीजिए। अपादान का भी कारक चिन्ह से होता है, लेकिन इस से का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। अलग होने का भाव इसमें आपको नजर आएगा। से का भाव आपको करण में भी आता था, लेकिन करण में और अपादान में फर्क क्या है आप समझिए, भावार्थ के द्वारा समझिए। करण से, इसका भी कारक चिन्ह से था, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? करण का स्पष्टीकरण आप देखिए, क्रिया का साधन। क्रिया किस चीज से की जा रही है? क्रिया जिस चीज से की जा रही है, जिस उपकरण के द्वारा काम किया जा रहा है, उसमें कारक चिन्ह से आएगा तो वो कर्ण कारक के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके विपरीत अपादान में भी से आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा हो कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से तो आ रहा है, तो ये करण कारक है या अपादान कारक है, तो करण कारक के स्पष्टीकरण को आपको देखना है। करण कारक का स्पष्टीकरण क्या कहता है कि से किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाएगा? किसी भी टूल, साधन या उपकरण के संबंध में प्रयोग किया जाएगा। जबकि अपादान का स्पष्टीकरण ये कहता है कि इसमें अलग होने की फीलिंग आपको नजर आएगी। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्तों का गिरना क्या संकेत करता है, क्या प्रदर्शित करता है? किसी भी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है। मैं घर से निकल गया, मैं घर से निकल गया। इस सेंटेंस में भी देखिए आप, मैं घर में था और घर से निकल गया, मतलब मेरे और घर के बीच में अलगाव हो गया, मेरे और घर के बीच में दूरी क्रिएट हो गई, मेरे और घर के बीच में अलग होने का भाव नजर आ रहा है। मैं अपने घर में था, घर के संपर्क में था, लेकिन मैं घर से निकल गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं घर से अलग हो रहा हूँ, ठीक है। मैं घर से अलग हो रहा हूँ, तो अलग होने का भाव जिसमें नजर आए आपको,
से यूज हो बेशक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। से करण में भी यूज होता है, अपादान में भी यूज होता है। करण के संदर्भ में आप से का मतलब क्या समझेंगे? किसी भी साधन से, किसी भी उपकरण से, किसी भी टूल से। अपादान के संदर्भ में आप से का मतलब लगाएंगे कि किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से अलग होने का भाव। अपादान आपकी समझ में आया होगा, संबंध हमने बता ही दिया। अधिकरण कारक के बारे में बात करते हैं। अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं मैं पेपर, और इसके स्पष्टीकरण को ध्यान से देखें तो ये होता है क्रिया का आधार। अधिकरण क्या होता है? क्रिया का आधार होता है। इसमें क्रिया कहाँ पे हो रही है उस स्थान के बारे में भी आप समझ सकते हैं। क्रिया कब हो रही है तो समय के आधार के बारे में भी समझ सकते हैं। क्रिया कैसे हो रही है उस अवसर के बारे में भी आप समझ सकते हैं। जैसे हम अधिकरण के बारे में बात कर रहे थे, किताबें मेज पर हैं, ठीक है। किताबें मेज पर हैं, मेंढक कुएं में है, ठीक है। किताबें मेज पर हैं, मेंढक कुएं में है। तो यहाँ से आपको ये आसानी से पता चल रहा होगा, यहाँ पे किताबों की बात हो रही है और किताबें किसके संपर्क में हैं? मेज के संपर्क हैं, यानी मेज के ऊपर जो है किताबें रखी हुई है, ठीक है। यानी उसके स्थान के बारे में आपको डिनोट कर रहा है। ये जो पर शब्द है, किताबें कहाँ पे रखी हुई हैं, इस स्थान के बारे में डिनोट कर रहा है। मेंढक कुएं में है, में, ठीक है। मेंढक कुएं में, कुएं के अंदर, कुएं के अंदर, ये भी इस किसी चीज़ के स्थान को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस कारक चिन्ह के द्वारा क्रिया का आधार बताया जाए कि कोई भी काम कहाँ पे हो रहा है, कोई भी वस्तु कहाँ पे है, स्थान, समय या अवसर के संबंध में बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। अब लास्ट कारक बचा है आपका संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन, संबोधन, किसी को संबोधित करना, किसी को, संबोधन का मतलब है किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। संबोधन कारक का कारक चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। ये जो शब्द हैं जनरली हम अपने दैनिक जीवन में भी यूज करते रहते हैं। किसी को बुलाना हो तो हम ऐसे ही बुलाते हैं, ए इधर आओ, अरे इधर आओ, ओ फलाने भैया इधर आओ, ऐसे करके तो बोलते हैं। तो ये जो कारक चिन्ह है, हे हो गया, ओ हो गया, अरे हो गया, ए मुकेश इधर आओ, ऐसे भी बोलते हैं हम। तो किसी को पुकारने, बुलाने, ठीक है, संबोधित करने के लिए हम इन कारक चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो जब वाक्य में किसी को बुलाने का, किसी को पुकारने का ऐसा भाव नजर आए तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा? संबोधन कारक होगा। जैसे मैं यहां एग्जाम्पल लिखता हूं, ए महेश यहां आओ, ए महेश यहां आओ। तो यहां पे मैंने देखा ए महेश, पहले महेश को संबोधित किया गया, महेश को पुकारने का भाव नजर आया, ए महेश यहां आओ। कोई व्यक्ति महेश को पुकार रहा है, कोई व्यक्ति महेश को बुला रहा है। यहाँ बुलाने, पुकारने का भाव आता है। बड़ा इजीली है इसको समझना, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को बुलाना, पुकारने का भाव नजर आए वो क्या है? संबोधन कारक है, ठीक है। तो ये आज के क्लास में हमने कारकों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी को आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से कारकों से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।